वेलकम एवरीबॉडी। हम वापस प्रारंभ कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें रेशे, प्लास्टिक तथा प्लास्टिक एवं पर्यावरण से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके अंदर रेशे क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित रेशे कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण, उसके बाद प्लास्टिक में उनकी प्रकृति या थर्मल या तापीय प्रकृति के आधार पर उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, कौन सा प्लास्टिक किस श्रेणी के अंदर रखा गया है, यह सामान्य प्रक्रिया। इसके अलावा प्लास्टिक का पर्यावरण पर जो प्रभाव है या दुष्प्रभाव है उसकी जानकारी भी इसके अंदर हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है फाइबर अर्थात फाइबर, रेशे, दूसरा है प्लास्टिक और तीसरा पार्ट है प्लास्टिक एवं एनवायरमेंट या प्लास्टिक एवं पर्यावरण। प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव है उस प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे रेशे की। बहुत ही महत्वपूर्ण सिंपल प्रक्रिया है रेशा वास्तव में क्या है, किस तरीके से प्रयुक्त किया जाता है, तो उसको परिभाषित करना कैसे है ये भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। उसके अंदर सिंपल सी प्रक्रिया है। सामान्यतः जितने भी रेशे हम प्रयुक्त कर रहे हैं वे सभी रेशे कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक से ही निर्मित होते हैं और कार्बनिक यौगिक यदि रेखीय श्रृंखला के अंदर जुड़ करके यदि एक तंतु के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को हम रेशे का नाम देते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा यहाँ पर दे रखी है कि कार्बनिक यौगिकों को या यौगिकों की रेखीय श्रृंखला, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी जो रेखीय श्रृंखला है वह बहुलीकृत होकर के जिस तंतु का निर्माण करती है उसी तंतु को हम यहाँ पर नाम देते हैं रेशे। तो आपको ध्यान रखना है रेशा वास्तव में क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक के रूप में ही प्रयुक्त हो रहा है जिसमें कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। चाहे ये कार्बन रेखीय श्रृंखला के रूप में हो, शाखीय श्रृंखला के रूप में हो या वलय के रूप में हो, और इन सभी प्रक्रियाओं के अंदर कार्बन और उसके यौगिक और हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न ही इसके अंदर रेशे संश्लेषित करते हैं या रेशे के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेशेयों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के अंदर सजीवों के द्वारा निर्मित होते हैं, और दूसरे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृत्रिम रेशे जो कि प्रयोगशालाओं के अंदर निर्मित किए जाते हैं। तो रेशों को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, जिसमें प्राकृतिक रेशों को पुनः जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और पादप से प्राप्त होने वाले रेशे के आधार पर इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा रेशा पादप जनित है या निम्न में से कौन सा रेशा जंतु जनित या जांतव रेशा है, इसके बारे में जानकारी पूछे तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। जांतव रेशे अर्थात जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कि ऊन, रेशम, इसमें ध्यान रखना रेशम प्रोटीन से निर्मित होता है। इसके अलावा भेड़, और जिसमें ऊन और रेशम ये दो मुख्य नाम है। इसमें ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, भेड़, बकरी और ऊंट के साथ साथ याक, लामा, एल्पैक और विकुना, ये नाम है और ये नाम आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन है, इसलिए इनके नाम आपको ध्यान में रखने में वापस बता रहा हूँ। भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पैक और विकुना ये जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। रेशम प्राप्त करने वाले कीड़े का नाम अभी रेशम की प्रक्रिया के अंदर वापस प्रदर्शित होगा और इसका पीडीएफ भी मैं इसके साथ में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक या इसको पूरा सुनना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल सा पीडीएफ डाउनलोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं या इसको समझने के बाद में पीडीएफ से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं पादप रेशे, जो पादपों से जो प्राप्त होते हैं उन रेशों की बात करें तो उसमें एक है कपास, दूसरा है मूंज, खिपड़ा जिसको बोलते हैं, उससे भी सन, इसके अलावा पटसन और आख के अंदर भी जो डंठल है उसके ऊपर जो रेशा होता है उसको सेपरेट करके उसका उपयोग भी हम रेशे के रूप में करते हैं, वो भी पादप जनित रेशा है। तो इस तरीके से कपास, मूंज, खीप, सन, पटसन और आख, इनसे पादप रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा है कुछ कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशे अर्थात ऐसे रेशे हैं जिनको की प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण अगर हम लेना चाहें तो इसमें हम अर्ध संश्लेषित रेशे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे
अर्ध संश्लेषित जो रेशा है वो मैं आपको नाम के रूप में प्रदर्शित कर दूंगा, जबकि यहाँ पर वर्गीकरण हमने कृत्रिम रेशे के अंदर ही कर रखा है। उसमें से आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेयन जो लिखा गया है, ये वास्तव में अर्ध संश्लेषित रेशे की श्रेणी में आता है और इसका कंप्लीट डिटेल भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर रेयन या कृत्रिम रेशम है, ये अर्ध संश्लेषित रेशे की श्रेणी में आता है। इसके अलावा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन, डेक्रॉन, ये जो पीईटी आदि जो रेशे हैं वो सामान्यतः कृत्रिम रेशों की श्रेणी में आते हैं, जो कि मूलतः प्रयोगशालाओं के अंदर निर्मित किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रेशों को वर्गीकृत करें तो मूलतः दो भाग हैं, कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे। इसके अलावा प्राकृतिक रेशों के अंदर जंतु जनित और पादप जनित रेशे, जिनके उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, और ऊन कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त की जाती है। इसमें एल्पैक, विकुना, ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले और अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले दो जंतु हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, जिनके फर से, ऊन से हम रेशे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पादप रेशे और कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित रेशे में आपको जानकारी रखनी है। तो कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं और अर्ध संश्लेषित रेशे में रेयन एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर प्राकृतिक रेशे, एक एक का वर्णन लिखकर कर रहे हैं। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के अंदर निर्मित होते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया, जिसमें हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसको कहा है जांतव रेशे, अर्थात जो जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं वो रेशों की बात कर रहे हैं। जांतव रेशे मुख्यतः प्रोटीन से बने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। जांतव रेशे जितने भी हैं वो मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है उसमें भी मैं आपको चर्चा करूंगा कि कौन सा प्रोटीन निर्मित है, कार्बोहाइड्रेट निर्मित है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे ऊन और रेशम, तो ये दोनों ही यहाँ पर प्रोटीन से निर्मित रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं, और दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त नहीं होते। तो जंतुओं में ऊन और रेशम, और ये दोनों ही प्रोटीन से निर्मित है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊन मुख्यतः किस जंतुओं से प्राप्त हो रही है, उसमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पैक और विकुना से ये ऊन प्राप्त की जाती है, जिसमें सबसे अच्छी प्रकृति की जो ऊन है जो मेरिनो भेड़ से प्राप्त की जाती है, जो अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है। तो वापस ध्यान रखना, मेरिनो ऊन जो है अच्छी गुणवत्ता की ऊन मानी जाती है। इसके अलावा कश्मीरी बकरी जिसका नाम है अंगोरा से ऊन जो प्राप्त होती है, तथा पश्मीना फर भी प्राप्त होती। तो पश्मीना फर और ऊन जिसका नाम है अंगोरा, जिसका उपयोग सामान्यतः शॉल या स्वेटर बुनने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऊन है, गर्म होती है, तो इससे हम शॉल और स्वेटर्स बनाते हैं, जिसमें आपने ये नाम जरूर सुना होगा, अंगोरा। तो अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन है। इसके अलावा पश्मीना फर भी इसी बकरी से प्राप्त की जाती है। तो पश्मीना शॉल्स आपने नाम सुना होगा, कश्मीरी शॉल को पश्मीना शॉल कहते हैं। तो पश्मीना बकरी के फर से ये प्राप्त की जाती है, जिस फर का नाम पश्मीना फर है, इसलिए उससे निर्मित उत्पाद को भी इसी नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको दो नाम ध्यान रखना है, मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन मेरिनो ऊन कहलाती है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन को हम कहते हैं अंगोरा ऊन, या फिर उसके फर को पश्मीना फर के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पश्मीना है, अंगोरा है, मेरिनो है, ये तीन नाम ऊन से संबंधित है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिल्क या रेशम, ये भी जंतु या जांतव रेशे के अंदर सम्मिलित किया गया है। रेशम कीट नाम आपको ध्यान रखना है, रेशम कीट जिसका नाम है मोरस एल्बा, ये रेशम कीट का नाम है मोरस एल्बा। मोरस एल्बा से रेशम प्राप्त की जाती है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसमें इस कीट का जो लार्वा है, तो रेशम लार्वा प्रोटीन के अंदर अपने आप को परिवर्धन के लिए जो डेवलपमेंट है उसके लिए बंद कर देता है, किसमें, प्रोटीन के अंदर। तो अर्थात जो लार्वा है वो अपने मुंह से एक पतली सी लेयर निकालता है और उस लेयर से अपने पूरे शरीर को ढक लेता है। और ये ढकने की प्रक्रिया क्यों की जाती है, परिवर्धन करने के लिए ढकने की प्रक्रिया की जाती है। तो उस परिवर्धन करने के लिए ये प्रोटीन के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है और उसी प्रोटीन को हम रेशम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो लार्वा के मुंह से निकलने वाली जो लार है वो लार प्रोटीन की है, और उस प्रोटीन के अंदर ये लार्वा अपने आप को लपेट करके परिवर्धन की प्रक्रिया करता है, और इसी ऊपर जो मुंह से निकली हुई लार है उसी लार का उपयोग रेशम के रूप में किया जाता है। एक अतिरिक्त सूचना और ध्यान रखना, रेशम कीट पालन प्रक्रिया को हम नाम देते हैं सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं,
सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर वास्तव में क्या है? रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से प्रदर्शित करते हैं। रेशम के प्रकार, तो रेशम कीट की प्रकृति के आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसमें से पहला नाम है टसर रेशम कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है, शहतूत पौधे पर है तो शहतूत रेशम कहलाता है, और चौथा नाम है कोसा रेशम। तो आप इसके 4 नाम ध्यान रखेंगे, टसर, मूंगा, शहतूत और कोसा, 4 नाम है। ये चारों नाम, कई बार रेशम नहीं लिखा जाता, ऑप्शन के अंदर या प्रश्न में दे रखा होता है, टसर, मूंगा, शहतूत और कोसा किसको प्रदर्शित करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए रेशम के 4 प्रकारों को दर्शाते हैं। तो ये भी एक अलग से प्रश्न बनता है। तो एक तो सेरीकल्चर ध्यान रखना है, मोर सेल्बा नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रेशम है वो कौन से प्रकृति का कार्बनिक यौगिक है? तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन से निर्मित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप रेशे। पादप रेशे जो पादपों से प्राप्त होते हैं उनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है कपास। वास्तव में यह 90 से 99% किससे बना है? सेलुलोज से बना है। और सेलुलोज वास्तव में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट से निर्मित रेशे की बात की जाए तो उसका आंसर होगा आपके पास कौन सा? कपास। तो कपास सेलुलोज से निर्मित है, और सेलुलोज वास्तव में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट है, उसी का एक प्रकार है सेलुलोज। तो इसके अलावा यह सेलुलोज एकलक के रूप में यदि पूछा जाए तो किसका बहुलक है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। और बीटा डी ग्लूकोज की बहुलीकरण प्रक्रिया से क्या निर्मित होता है? सेलुलोज। और यही सेलुलोज कपास के रूप में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज या इसका एकलक पूछा जाए तो बीटा डी ग्लूकोज है, जो कि यहाँ पर कपास का निर्माण करता है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने। अर्ध संश्लेषित रेशे की बात करें, ये पहले हमने प्रदर्शित कर दिया था। अर्ध संश्लेषित का मतलब कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों को मॉडिफाई करके रेशे में या मजबूत रेशे में परिवर्तित किया जाता है, तो प्राप्त रेशे को हम अर्ध संश्लेषित रेशे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्राकृतिक पदार्थों को रासायनिक रूप से गुणवत्ता परिवर्तित कर रेशों में बदला जाता है, तो ऐसे रेशों को हम सेमी सिंथेटिक या अर्ध संश्लेषित रेशे कहते हैं। और जिसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन सा है? रेयन। रेयन जिसको कि कृत्रिम रेशम कहते हैं, ये अर्ध संश्लेषित रेशे की श्रेणी में आता है। रेयन कृत्रिम रेशम या इसी को कृत्रिम रेशम कहते हैं, ये अर्ध संश्लेषित रेशा है, जो कि कैसे बनाया जाता है? लुगदी से बनाते हैं। और लुगदी वास्तव में क्या है? सेलुलोज है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट है। तो अर्ध संश्लेषित रेशे में कार्बोहाइड्रेट है, ये जरूर ध्यान रखना। तो लुगदी या सेलुलोज को रासायनिक रूप से संवर्धित कर रेयन संश्लेषित किया जाता है, और इसी रेयन को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। ये भी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो रेयन अर्थात अर्ध संश्लेषित रेशा है, इसमें हम यूज कर रहे हैं सेलुलोज का। कपास है, ये भी सेलुलोज है, लेकिन रेयन यहाँ पर अर्ध संश्लेषित रेशे में, क्योंकि हम परिवर्तित करके रासायनिक रूप से इस रेशे को मजबूत बना करके प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि रेयन कृत्रिम रेशा है, और उसके साथ ऊन को मिला करके गलीचे और कालीन बनाए जाते हैं। तो गलीचे और कालीन बनाने के लिए हम रेयन और किसका उपयोग करते हैं? रेयन के साथ में ऊन का उपयोग करते हैं, और इससे गलीचे और कालीन बनाए जाते हैं। ये अलग सूचना आपको ध्यान में रखनी है। तीसरे नेक्स्ट में बात कर रहे हैं संश्लेषित रेशे की। संश्लेषित रेशों में का मतलब है प्रयोगशालाओं के अंदर संश्लेषित किए जाने वाले रेशों को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। और इन संश्लेषित रेशों में प्रयोगशालाओं में पेट्रो रसायन से निर्मित, पेट्रो रसायन हम पहले ले चुके हैं क्या क्या होते हैं, तो पेट्रो रसायन से निर्मित रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जिसके एग्जाम्पल के रूप में है नायलॉन, पॉलिस्टर या पॉलिएस्टर या ऑर्लॉन या एक्रिलन कहा जाता है। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं संश्लेषित रेशे के, अर्धसंश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे। तो आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है या प्रश्न में पूछा जा सकता है निम्न में से अर्धसंश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयन एक ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा पूछे जाए संश्लेषित रेशे, तो इनमें से आपको नाम ध्यान रखना है नायलॉन, पॉलिस्टर, ऑर्लॉन या एक्रिलन के नाम से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई नाम है, पीईटी वगैरह जो आगे आएंगे।
नायलॉन पहला संश्लेषित रेशे के रूप में हम प्रदर्शित करें। नायलॉन सर्वप्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे के रूप में इसका उपयोग किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, ये पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है जिसका निर्माण प्रयोगशाला के अंदर किया गया था। नायलॉन जिसका फुल फॉर्म NYLON के रूप में न्यूयॉर्क और लंदन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। न्यूयॉर्क शहर का नाम है, लंदन भी शहर का नाम है। यहाँ पर इनको सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, इसलिए दोनों को मिला करके इसका नाम रखा गया है नायलॉन। नायलॉन वास्तव में एमाइड बंध युक्त रेशा है या बहुलक है। एमाइड वास्तव में कहलाता है C डबल बॉन्ड O और आगे O के साथ में इस तरह की जो संरचना है इसी को हम एमाइड संरचना इसके अंदर यहाँ पर NH2 आता है, NH है, तो इस तरह का जो बंध है इस बंध को हम कहते हैं एमाइड बंध। और इस तरह के जो बहुलीकरण प्रक्रिया के अंदर इस प्रकार का बंध बनता है उसको हम पॉली एमाइड श्रृंखला के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो नायलॉन एमाइड बंध युक्त बहुलक है, अतः इसे हम कहते हैं पॉली एमाइड कहा जाता है। ठीक है, और यही एमाइड बंध प्रोटीन के अंदर अगर बनता है तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसकी संरचना CONH के रूप में ही होती है। नायलॉन 3 टाइप का है, नायलॉन 6, नायलॉन 66 और नायलॉन 26। 3 प्रकार के नायलॉन यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, जिसमें इनके एकलक आपको ध्यान रखना है। जिसमें से पहला दिया है नायलॉन 6, तो ये नाम ध्यान रखना एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का बहुलक है, उसी को हम कहते हैं नायलॉन 6। और इसकी संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है NH, उसके अलावा बाकी कार्बन श्रृंखला हैं और इसको इसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और कार्बन कितने हैं वो गिनती आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर है कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 है नाइट्रोजन। तो 7 की वलय है जिसमें कार्बन कितने हैं ध्यान रखना 6 है, इसलिए इसको नायलॉन 6 कहा जाता है। तो कार्बन इसमें टोटल श्रृंखला में 6 और 1 नाइट्रोजन, तो 7 परमाणुओं की बंध श्रृंखला होती है, इसी को हम नाम देते हैं एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। और इस एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से ही किसका संश्लेषण होता है नायलॉन 6 का, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं 6 हैं। तो इसी को कैप्रोलैक्टम आपको जरूर नाम ध्यान रखना है। नायलॉन 6 का एकलक क्या है कैप्रोलैक्टम। इसी तरीके से यदि नायलॉन 6 के एकलक की बात की जाए तो इसमें 2 एकलक हैं। अगर यहाँ सिंगल C लिखा है तो 1 एकलक होगा, नाम सिर्फ कैप्रोलैक्टम। 2 C लिखे इसका मतलब 2 एकलक होंगे जो कि संघनन बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 66 बनाते हैं। तो उसमें पहला है एकलक जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा एकलक है जिसको कहते हैं एडिपिक एसिड। अब इसमें आपके कार्बन की संख्या यहाँ दे रखी है 6। इसका मतलब इसमें हेक्सामेथिलीन का मतलब 6 कार्बन उपस्थित होंगे, उसके बाद में 1 नाइट्रोजन होगा। फिर एडिपिक एसिड के अंदर भी 6 कार्बन उपस्थित होते हैं या 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको कहते हैं एडिपिक एसिड। इसलिए नायलॉन 66 का मतलब 2 एकलक होंगे और दोनों एकलक में 6 कार्बन होंगे, तब जाकर के इसका निर्माण होगा। तो पहले 6 कार्बन के लिए एडिपिक एसिड एकलक के रूप में और दूसरे 6 कार्बन के लिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का उपयोग किया जाता है और ये दोनों संघनन बहुलीकरण द्वारा नायलॉन 66 बनाते हैं। तो एकलक आप ध्यान रखेंगे, नायलॉन 6 का एक ही 6 लिखा है तो एक ही एकलक होगा, 66 लिखा है तो 2 एकलक होंगे, दोनों में 6 कार्बन होंगे के संघनन बहुलीकरण। तो नाम भी ध्यान रखना, ये कंडेंसेशन पॉलीमर द्वारा नायलॉन 66 निर्मित होता है। एक ही अतिरिक्त सूचना इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखनी है और वो है नायलॉन 6 और नायलॉन 66 दोनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के या अजैव अवक्रमणीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं हो पाता है, प्राकृतिक रूप से इनका अपघटन संभव नहीं है। तो नायलॉन 6 और 66 दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल्स प्रकृति के होते हैं और तथा नायलॉन 26 जो दिया गया है ये जैव अवक्रमणीय या बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों में तीसरे की प्रकृति की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरी प्रकृति आप चेक कर लीजिए, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 के भी उपयोग ले रहे हैं, फिर नायलॉन 26 की चर्चा करेंगे। तो नायलॉन 6 और 66 के जो यूजेज हैं उसमें आपके संरचनाएं दे रखी है। नायलॉन 6 अर्थात 5 CH2 एक कार्बन, ये हो गया 6 और एक तरफ है NH। तो अगर एक तरफ NH और दूसरी तरफ Cu अलग अलग दिए गए हैं तब इसको नायलॉन 6 कहा जाता है।
और यदि ऊपर वाले में देखें बीच में CuNH समूह दे रखा है, अर्थात ये एमाइड बंध दे रखा है, और उसके बाद में 6 कार्बन इधर हैं और इधर भी 1 कार्बन, 4 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन। तो बीच में इस नाइट्रोजन के इधर 6 कार्बन, फिर इस नाइट्रोजन के उधर 6 कार्बन है। तो इस प्रकार का यदि बहुलक दिया गया है तो ये कहलाता है नाइलॉन 66, जो कि 2 एकलक इकाइयों के संघनन बहुलीकरण से निर्मित होता है। और इसमें इसके उपयोग आप ध्यान रखें, नाइलॉन 6 और 66 का उपयोग रस्सी बनाने में, जिस रस्सी का उपयोग पहाड़ों पर चढ़ाई या क्लाइंबिंग रोप के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बंजी जंपिंग का मतलब है पाँव को बांध करके एक ऊंचाई से कूद जाते हैं, और कूदने पर ये रस्सी थोड़ी सी जोड़ के रूप में या थोड़ी स्ट्रेस की होती है या इलास्टिक नेचर की होती है, जो तनाव युक्त होती है। तो लटकता है आदमी तो थोड़ी देर तक उसको संभाल लेती है और उसके बाद में वापस इसको ऊपर खींचती है, तो रबड़ की तरह काम करती है। तो इसका उपयोग हम बंजी जंपिंग में करते हैं, पाँव को बांध करके ऊपर से कूदा जाता है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग बनाने के लिए, अर्थात बैग जिसके अंदर घुस करके सर्दियों के अंदर ठंड से बचने के लिए बंद बैग काम में लिए जाते हैं, स्लीपिंग बैग कहलाते हैं, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पैराशूट बनाने में, पैराशूट का मतलब है ऊपर से हम अगर हवाई जहाज से, एरोप्लेन से अगर ऊपर से कूदते हैं तो उसमें जो कूदने पर नीचे से गिरने से बचने के लिए जो छाते टाइप की संरचना होती है, जो प्लास्टिक होता है, उसको हम पैराशूट कहते हैं। तो पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है नाइलॉन 666। इसके अलावा सीट बेल्ट, गाड़ियों के सीट बेल्ट बनाने में, इसके अलावा नाइलॉन कपड़े बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, तंबू बनाने में और पर्दे बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, कर्टेंस बनाने में हम काम में लेते हैं। इसके अलावा टूथब्रश के धागे बनाने में, जो टूथब्रश है उसके अंदर जो ब्रिसल्स हैं या धागे हैं जिससे हम दांत घिसते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी इन नाइलॉन 6 और 66 का उपयोग किया जाता है। संरचना से आप समझ जाएंगे कि नाइलॉन 6 का नेक्स्ट 6 कौन सा है और 66 कौन सा है। 2 बार 6 कार्बन आ रहे हैं तो 66 है, 1 बार आ रहा है तो ये नाइलॉन 6 को प्रदर्शित करता है। अब हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे नाइलॉन 26 की। तो नाइलॉन 26 में भी चूंकि 2 और 6 दिया हुआ है तो 2 कार्बन का यौगिक और 1 होगा 6 कार्बन का यौगिक। ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा, नाइलॉन 26। तो एकलक इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, जिनके संघनन बहुलीकरण से नाइलॉन 26 निर्मित होता है। तो यह जैव अवक्रमणीय बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पहले जो बताया था मैंने नॉन बायोडिग्रेडेबल नाइलॉन 6 और 66, जबकि ये है जैव अवक्रमणीय अर्थात बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अगर इसको जमीन में गाड़ दिया जाए या प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए तो स्वतः ही अपघटित हो जाता है, अर्थात अपने अंदर जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का सीधा सा सरल पदार्थों में परिवर्तन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो पाता है। यह कौन कौन से एकलक का बहुलक है, तो पहला नाम है ग्लाइसिन और दूसरा है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इनके एकलक इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना। 26 के अंदर 2 कार्बन वाला ग्लाइसिन है और 6 अर्थात 6 कार्बन वाला जो एमिनो कैप्रोइक एसिड है, इन दोनों के संघनन बहुलीकरण द्वारा नाइलॉन 26 का निर्माण होता है। और इसका उपयोग कैप्सूल के खोल का मतलब जो दवाइयों के कैप्सूल आते हैं जिसके अंदर दवाई भरी हुई रहती है, उस कैप्सूल के खोल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये खोल के अंदर भरी हुई दवाई हम एज इट इज़ निगल जाते हैं तो ये आमाशय के अंदर जा कर के या आगे आंतों में जाकर के डिजॉल्व हो जाती है और उसके अंदर भरी हुई दवाई बाहर आकर के प्रयोग में ले ली जाती है। तो इस तरीके से कैप्सूल के खोल बनाने या औषधि के रखने के लिए जो खोल हैं उनको बनाने के लिए नाइलॉन 26 का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की संरचना यहाँ पर आपको दे रखी है, NH2 CH2 COH। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए 2 लिखा जाता है। और दूसरे वाले के अंदर एमिनो कैप्रोइक एसिड है, अर्थात एक तरफ NH2 है और बाकी 5 और 1 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का एकलक होगा और 1 होगा 2 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं नाइलॉन 26। और ग्लाइसिन और दूसरा नाम है एमिनो कैप्रोइक एसिड। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण के अंदर वापिस CuNH बंध निर्मित होता है, अर्थात एमाइड बंध बनता है। इसलिए नाइलॉन, तीनों ही नाइलॉन जो प्रयुक्त किए गए हैं तीनों ही पॉली एमाइड कहलाते हैं, क्योंकि तीनों में CuNH समूह अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रम में नाइट्रोजन, फिर 2 कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर 6 कार्बन, फिर नाइट्रोजन, 2 कार्बन। इस तरीके से 2 और 6 की श्रृंखला
निरंतर रूप से चलती है, इसलिए इसको नायलॉन 26 कहते हैं, जो कि जैव अवक्रमणीय प्रकृति का रेशा है। पॉलीएस्टर, नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं बहुलक के अंदर पॉलीएस्टर, ये आपके पॉलीएस्टर की जो कि संश्लेषित संरचना के रूप में इसको हम प्रयुक्त करते हैं। तो पॉलीएस्टर रेशा ये एस्टर क्रियात्मक समूह युक्त बहुलक है। जैसे एमाइड क्रियात्मक समूह युक्त बहुलक के रूप में था नायलॉन, जबकि यहाँ पर यह एस्टर क्रियात्मक समूह के रूप में है, इसलिए इसको हम पॉलीएस्टर नाम देते हैं, या इसी को शॉर्ट में पॉलिस्टर कहा जाता है, जो आम बोलचाल की भाषा में पॉलिस्टर के नाम से परिवर्तित करते हैं। प्रक्रिया देखें, ये एस्टर क्रियात्मक समूह युक्त बहुलक है। पॉलिस्टर को टेरिलिन, डेक्रॉन, लवसान या पीईटी भी कहा जाता है। ये नाम आप जरूर ध्यान रखना। पॉलिस्टर अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें एक टेरिलिन कहते हैं, या इसे डेक्रॉन कहा जाता है, या लवसान कहते हैं, या पीईटी कहा जाता है। तो पॉलिस्टर के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसमें पीईटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका पूरा नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। पीईटी का पूरा नाम है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, जिसको पीईटी की बजाय कई बार पीईटीई के रूप में भी या पीईटीई पेटी के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट पीईटी, और कई बार इसको पीईटीई भी कहा जाता है। तो फुल फॉर्म सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। पीईटी का निर्माण एथिलीन ग्लाइकॉल, अब बहुलक एकलक कौन कौन से ये ध्यान रखना, पहला है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है डाइमेथिल टेरेफ्थैलेट। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम जिस बहुलक का निर्माण करते हैं उसी को पॉलीएस्टर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप संरचना देख सकते हैं। पॉलीएस्टर के अंदर ये पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट के रूप में, तो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट के रूप में ये दो संरचनाएं दी गई है। दोनों सेम है, केवल प्रदर्शित करने का तरीका अलग है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस बेंजीन वलय के पैरा स्थिति पर C डबल बॉन्ड और O है, C डबल बॉन्ड और O आगे R दिया गया है। इसका मतलब ये है एस्टर क्रियात्मक समूह होने के कारण हम इसको पॉलीएस्टर रेशा कहते हैं। और इसमें बेंजीन वलय के साथ में इधर भी COOR एस्टर समूह है, दूसरी तरफ भी एस्टर समूह है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन दे रखे हैं, और बाकी जो संरचना है ये वाली है। तो इधर जो 2 कार्बन के साथ में OH होता है, तो इसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। और इधर बेंजीन वलय के दोनों तरफ COO C2H5 या COO CH3 समूह जुड़ा हो, तो इसको हम एथिलीन या मेथिल टेरेफ्थैलेट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये टेरेफ्थैलेट जो है, इस संरचना को टेरेफ्थैलेट कहते हैं, ये एथिलीन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बेंजीन वलय 2 एस्टर क्रियात्मक समूह और CH2 उपस्थित है, तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या नाम देते हैं, पीईटी या पॉलीएस्टर कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया के अंदर एकलक आपको ध्यान रखने हैं। 2 कार्बन का एकलक है एथिलीन ग्लाइकॉल, और बेंजीन वलय के आमने सामने पर के स्थितियों पर, पैरा स्थितियों पर COOR या COO CH3 समूह जुड़े होते हैं, तो इसको टेरेफ्थैलेट के नाम से दर्शाया जाता है। दोनों के संघनन बहुलीकरण से पॉलिस्टर निर्मित होता है। इसके अलावा इसके उपयोग की अगर बात की जाए, पॉलिस्टर कहाँ काम में लिया जाता है, तो पॉलिस्टर जिसको टेरिलिन, डेक्रॉन या लवसान भी कहते हैं के रूप में इसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, कपड़े बनाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसका उपयोग पीईटी या पीईटीई के रूप में भी किया जाता है, जिसको हम प्लास्टिक बर्तन, प्लास्टिक पात्र, फिल्म, टैप, 3D प्रिंटिंग आदि बनाने के लिए भी हम इस पॉलिस्टर का उपयोग करते हैं। तो ये टेरिलिन, डेक्रॉन, लवसान है तो कपड़े बनाने के लिए, और पीईटी या पीईटी के रूप में है तो प्लास्टिक बर्तन या प्लास्टिक पात्र, फिल्म की टेप आदि बनाने के लिए, या 3D प्रिंटिंग बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो पीईटी आपने नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक घरों के अंदर प्रयुक्त किए होंगे, पेट प्लास्टिक कहलाते हैं, तो ये भी इसी बहुलक से निर्मित किए जाते हैं, और कपड़े भी इसी से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट हम प्रक्रिया की बात करें तो एक्रिलीन, नाम ध्यान रखना। एक्रिलीन वास्तव में है क्या? एक्रिलीन जिसको शॉर्ट में PEN कहते हैं, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो पूरा नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, शॉर्ट में PAN कहते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे PAN अर्थात पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और इसकी संरचना अगर आप देखें तो यहाँ पर दे रखी है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर नीचे C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में होल N करके प्रदर्शित किया है। तो इसी को हम नाम देते हैं PAN या एक्रिलीन कहा जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। और ये वास्तव में ऑर्लोन के नाम से भी जाना जाता है या एक्रिलन के नाम से भी या एक्रिलीन के नाम से भी जाना जाता है। PAN का संश्लेषण मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, अब ये वैसे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप एडवांस में जाएं तो ध्यान रखना कि ये PAN जो है इसका संश्लेषण वास्तव में मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसका बहुलीकरण उत्पाद यहाँ दिया हुआ है। यदि आपको केवल एकलक पूछा जाए तो एकलक आपको या मोनोमर आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, तो मैं उसकी संरचना यहाँ पर बनाता हूँ। तो मोनोमर के रूप में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे आप CN या साइड में CN लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये जो एकलक है मोनोमर है, इसको हम वाइनिल साइनाइड की जगह एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। और एक्रिलोनाइट्राइल AN का बहुलक अगर होता है तो इसीलिए इसको हम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्रिलोनाइट्राइल की ये संरचना है, इसका बहुलीकरण योगात्मक बहुलीकरण उत्पाद प्राप्त होता है तो उसको हम PAN के नाम से दर्शाते हैं। तो पूरा नाम ध्यान रखना है, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, नाइट्राइट मत कर देना, ध्यान रखना नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, आइल आना चाहिए लास्ट में, तभी इसका राइट नाम प्राप्त होता है। उपयोग क्या क्या है, कृत्रिम ऊन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम ऊन के रूप में ध्यान रखना, एक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग कृत्रिम ऊन के रूप में, और जितने भी मार्केट के अंदर सस्ते ऊन के कपड़े आते हैं उन सभी का संश्लेषण इसी बहुलक के द्वारा किया जाता है। वाटर रेजिस्टेंस कपड़े या जल प्रतिरोधी कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही एक्रिलिक पेंट बनाने में, अर्थात जो प्लास्टिक पेंट जो हम कहते हैं एक्रिलिक पेंट कहलाता है, उस एक्रिलिक पेंट को बनाने के लिए भी हम पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या PAN का उपयोग करते हैं। तो तीन उपयोग हो गए, वाटर रेजिस्टेंस कपड़े, जल प्रतिरोधी कपड़े, दूसरा सामान्य कृत्रिम ऊन से या कृत्रिम ऊन का संश्लेषण करने के लिए, और तीसरा है एक्रिलिक पेंट या प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तीनों उपयोग महत्वपूर्ण है, आप नाम ध्यान रखेंगे और PAN का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आपके संरचनाएं दे रखी है, इधर वाले के अंदर हमने ये दागे भी हैं इसी के पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के, उससे निर्मित स्वेटर का, और ये जो कंबल है ये भी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित किया गया है। इसके अलावा ये जो कपड़े प्रदर्शित किए गए हैं ये भी PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से निर्मित कपड़े हैं। तो कपड़े बनाने के लिए कृत्रिम ऊन के रूप में या फिर पॉलीएक्रिलिक पेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों की अति उपयोगिता, एक अलग से प्रश्न इस टाइप से ऑप्शन के अंदर निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है कि सामान्यतः संश्लेषित रेशों का उपयोग बहुत अधिक या धड़ल्ले से किया जाता है, तो उसका क्या कारण है, तो उसके कारण भी आपको ध्यान में रखने। उसके अंदर हम पहला कारण यहाँ पर ले रहे हैं कि संश्लेषित रेशे सामान्य प्रक्रियाओं के अंदर बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं, इसलिए सर्वाधिक उपयोग इनका होता है। दूसरा है संश्लेषित रेशे उच्च स्थायी लंबे समय तक टिकाऊ, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और गीले कम होते हैं, अर्थात उसको कम पानी में आसानी से धोया जा सकता है और आसानी से जल्दी सूखते हैं। तो इन गुणों के कारण उच्च स्थायी, लंबे समय तक बने रहते हैं, टिकाऊ रहते हैं, हल्के होते हैं, वह मजबूत रहते हैं तथा गीले कम होते हैं, कम पानी में इनको धोया जा सकता है और आसानी से जल्दी सूखते हैं। धोने के बाद 2 बार झटक के हवा में 1 बार घुमा दीजिए, जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो कारण है कि इनमें सलवटें आसानी से नहीं पड़ती, अर्थात क्रीज बनी हुई रहती है। एक बार आपने प्रेस करा दी, उसके बाद उस कपड़े को प्रेस करने के बाद में कितने दिनों तक पहन लीजिए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, उसकी क्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सलवटें नहीं पड़ती है, इसलिए भी हम इनका उपयोग सर्वाधिक करते हैं। तो इन 3 कारण से सस्ते, टिकाऊ और क्रीज बनी रहती है, इसलिए इनका उपयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो रेशे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट ले रहे हैं जिसको कहा गया है प्लास्टिक। तो सेकंड पार्ट है
प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वास्तव में क्या है? प्लास्टिक भी एक तरह का बहुलक है और यह भी संश्लेषित किया जाता है, संश्लेषित प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण करते हैं। यह बहुलक है जो गर्म करने पर आसानी से निश्चित सांचों में डाला जा सकता है, उसी को हम सामान्य भाषा में प्लास्टिक कहते हैं। तो प्लास्टिक का मतलब यही होगा, ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने के बाद मन चाहे सांचे के रूप में या डाले जा सकते हैं, उन्हीं को हम सामान्यतः प्लास्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें भी दो प्रकार हैं, एक को सांचे में डाला तो जा सकता है लेकिन दोबारा किसी अन्य सांचे में डाला नहीं जा सकता है, जबकि दूसरे भी ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको एक बार सांचे में डाल दिया, वापस गर्म करके आप चाहें तो उसका सांचा बदल के किसी अन्य सांचे में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको कि दो भागों के अंदर हम विभाजित करेंगे। तो बहुलक जो गर्म करने पर आसानी से निश्चित सांचे में डाले जा सकते हैं, उनको प्लास्टिक कहते हैं। और यह तापीय क्रिया के द्वारा या तापीय क्रिया के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा जिसको कि हम ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक, इसका दूसरा हिंदी नाम आप देखें तो ताप सुनम्य प्लास्टिक कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान रखें जरूर, एग्जाम के अंदर इस रूप में भी पूछा जाता है। ताप सुनम्य प्लास्टिक या इंग्लिश में इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म कर पिघला करके भिन्न भिन्न सांचों में डाला जा सकता है, अर्थात इनको रिसाइकल किया जा सकता है, पुनर्चक्रित किया जा सकता है, उन्हीं को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है ताप सुनम्य प्लास्टिक, अर्थात ताप की उपस्थिति में सुनम्य अर्थात बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, उसी को हम ये ताप सुनम्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये आपको अब ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं रटें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हैं उनके नाम याद कर लें जो कम हैं, बाकी जो बचेंगे वो सारे प्लास्टिक किस में आ जाएंगे? ताप सुनम्य प्लास्टिक में आ जाएंगे। फिर भी मैं नाम आपको बता रहा हूँ, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, पीईटी या पीईटीई के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा पीटीएफई टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये सभी ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको कि हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। एक बार जिस सांचे में डाल दिए हैं, उन सांचों से यदि अन्य सांचों में डालना है तो गर्म करिए, वापस अन्य सांचे में इसको डाला जा सकता है। और ये थर्मोप्लास्टिक या ताप सुनम्य प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग इनके नाम प्रदर्शित नहीं करूं। बाकी ये प्लास्टिक की बोतल है या फिर आपके वाटर प्योरीफायर का जो ऊपर का कंटेनर या ऊपर की बॉडी है। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स है या हेयर ड्रायर है। इसके अलावा कुर्सियां हैं या हेलमेट हैं। इसके अलावा इस तरह के आपके चप्पल वगैरह हैं या फिर चटाइयाँ बिछाने के लिए काम में ली जाती है, या प्लास्टिक के जो कवर हैं उनके निर्माण के अंदर, या स्विच बोर्ड के अंदर, स्विच बोर्ड तो नहीं है लेकिन स्विच बोर्ड के साइड के अंदर जो तार के ऊपर की कवर लगा रखी है ये है। या इसके अलावा आपके ऊष्मारोधी कपड़े बनाने के लिए, या इस तरह के कंटेनर बनाने के लिए, या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपके गाड़ियों के अंदर प्लास्टिक जो दिया हुआ उसको बनाने के लिए, या सीट्स बनाने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए, या पाइप्स बनाने के लिए, या इस तरह के ट्रॉली बैग्स वगैरह बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। पाइप्स के अंदर भी या उसके बीच के जॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल ताप सुनम्य प्लास्टिक को प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम अलग अलग सांचों में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कंटेनर हैं जो कि ताप सुनम्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं, जिनसे आपका डेली वास्ता पड़ता है। इसके अलावा कपड़े हैं, ये भी प्लास्टिक के रूप फॉर्म में या प्लास्टिक ही हैं। और ज़्यादातर मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है कपड़ों का भाग है, जो कि सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, लंबे समय तक बने रहते हैं और क्रीज खराब नहीं होती है। एक बार आपने जिस रूप में प्रदर्शित या बना दिया है उसी में बने रहते हैं, लंबे समय तक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो इन कपड़ों का भी निर्माण प्लास्टिक से किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य उदाहरण के अंदर, तो ये भी आप देख सकते हैं,
ये प्लास्टिक बोतल है और उस प्लास्टिक बोतल को हमने जैकेट के रूप में कैसे परिवर्तित किया। तो सबसे पहले प्लास्टिक बोतल, इसको तोड़ करके छोटी संरचना प्रदर्शित कर दिया और स्पिन बनाने में प्रदर्शित किया। उसके बाद में कपड़े बनाने के अंदर हमने नए काम में ले लिया। इधर एग्जाम्पल दे रखा है, ये पैंट जो प्रदर्शित की गई है ये पूर्ण प्लास्टिक से निर्मित है और चमक से भी आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा जैकेट, ये भी प्लास्टिक स्क्रब से निर्मित किया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही ताप सुनम्य प्लास्टिक लेके चल रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमने वहाँ पर लिया था पॉलीथीन। तो यहाँ पर पॉलीथीन सामान्य आपने नाम सुना होगा, लेकिन पॉलीथीन भी दो तरह की है, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने। पॉलीथीन जिसका एकलक कौन सा है, एथिलीन, तो ये एथिलीन का बहुलक है। तो पूरा नाम ध्यान रखना, एथिन एकलक के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन बनती है। तो यहाँ पर एथिन वास्तव में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम एथिन या एथिलीन कहते हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखना, एथिन या इसी का नाम है एथिलीन। तो इसके बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, कौन सा बहुलीकरण है वो भी ध्यान रखना, योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो उत्पाद बनता है उसके आगे पॉली लगा दिया जाता है। तो नाम हो जाएगा पॉलीएथिन या पॉलीएथिलीन, या शॉर्ट में हम पॉलीथीन कहते हैं। और ये दो प्रकार की हैं, जिसमें पहला है LDPE और दूसरे प्रकार का पॉलीथीन है जिसको कहा जाता है HDPE। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना है, LD का मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो कि शाखित श्रृंखला युक्त होता है, जैसे पाइप और थैलियाँ बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा HDPE जो कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, जो ज़्यादा घनत्व युक्त होता है, वो रेखीय बहुलक है। ये दोनों ध्यान रखना, शाखित है तो हो जाएगा LDPE, और अगर रेखीय बहुलक है तो वो हो जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसका उपयोग पाइप बनाने के लिए, कुर्सियाँ बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, मग और बाल्टी आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है तो ठोस होता है, मजबूत होता है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन है तो मुलायम होता है, मुड़ जाता है, तो उसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। तो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन और LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों की संरचनाएं आप देख सकते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांच्ड या शाखित श्रृंखलाएं होती है, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में रेखीय श्रृंखलाएं होती है। चूंकि इनमें जगह कम है बीच में, इसलिए घनत्व अधिक होता है, इसलिए हाई डेंसिटी कहते हैं। इसमें जगह ज़्यादा है रेशों के बीच में, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कहा जाता है। और ये एथिलीन का बहुलक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पॉलीथीन से बैग्स भी बनाए जाते हैं जो कि पतली परत के रूप में होते हैं, वहाँ पर भी हम पॉलीथीन का ही उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लो डेंसिटी पॉलीथीन काम में लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन का बहुलक, एथिलीन का बहुलक पॉलीएथिलीन एथिन, और प्रोपिलीन का बहुलक है तो पॉलीप्रोपिलीन कहलाता है। प्रोपिलीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है, 3 कार्बन है, प्रोपिलीन कहलाता है। और इसी का बहुलीकरण कर दिया जाए तो पॉलीप्रोपिलीन के नाम से प्रदर्शित होता है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होने के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केमिकली इनर्ट है, अक्रिय होने के कारण रसायन प्रयोगशालाओं के बर्तन बनाने के लिए या उपकरण बनाने के लिए हम पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग करते हैं। PVC अगला नाम है, पूरा नाम आप ध्यान रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वास्तव में CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड, और इसका जो योगात्मक बहुलक है उसी को हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और यदि आप इसका बहुलक बनाना चाहें दोनों में से किसी का भी, तो आप सीधा सा लिखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है, इसको हटा दें, एक बाहर की ओर लगाएं, एक बाहर की ओर लगाएं, बीच में Cl है तो यहाँ पर Cl लगा दें, तो ये PVC का पॉलीमर बन जाएगा, और अगर यहाँ Cl की जगह CH3 होगा तो पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुलक निर्मित किए जाते हैं। तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विद्युत रोधी होने के कारण तांबे के तार पर इसका कवर चढ़ाया जाता है, विद्युत रोधी होने के कारण। तो जितने भी तांबे के तारों का उपयोग हम घरों में करते हैं, उन सभी तांबे के तारों के ऊपर जो खोल चढ़ी हुई है, ये खोल ही वास्तव में किसकी है, PVC की बनी हुई होती है। और PVC जो अलग संरचना युक्त होता है, थोड़ा वो कठोर होता है, तो उससे हम पाइप भी बनाते हैं। जो पानी की सप्लाई के लिए जब पाइप हम काम में लेते हैं वो PVC पाइप ही होते हैं, लेकिन वो कठोर होते हैं। जबकि सामान्यतः हम विद्युत रोधी के रूप में तांबे के खोल के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं
जो वो परत वास्तव में पीवीसी की है, लेकिन वो मुलायम प्रकृति का होता है और इसका उपयोग पाइप बनाने में या खोल बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, चित्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये पीवीसी के पाइप यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो पीवीसी का पूरा नाम आप ध्यान रखें, PAN पहले आया था, उसका पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। पीवीसी की संरचना आपको दे रखी है, ये सम्मिलित संरचना के रूप में और ये रेखीय श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसके अंदर जो ग्रीन कलर की बॉल्स आपको प्रदर्शित हो रही है वो Cl है और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना बीच में बनी हुई। तो Cl जो दिया गया है वो काले रंग के बॉल्स के रूप में है, बाकी काले रंग की बॉल जो प्रदर्शित हो रही है इसमें कार्बन को, और हाइड्रोजन यहाँ पे भूरे रंग की बॉल के रूप में प्रदर्शित या दिखाई दे रही है, जिसमें कार्बन बहुत बाहर से कम दिखाई दे रहा है क्योंकि यह आंतरिक संरचना के रूप में या मूल संरचना का निर्माण करता है। तो पीवीसी को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक और है प्लास्टिक, जिसको कहा गया है PTFE या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपने नाम सुना होगा। टेफ्लॉन वास्तव में ये नॉन स्टिक कुकवेयर, अर्थात ऐसे बर्तन जिसके ऊपर जो रखी गई पदार्थ या वो चीज़ है जिसको हम गर्म कर रहे हैं वो नहीं चिपकती है, नॉन स्टिकी नेचर की होती है, तो उसको बनाने के, ऐसे बर्तन बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, PTFE का उपयोग किया जाता है। तो अगला पॉलिस्टर है या आपके पॉलीप्लास्टिक है टेफ्लॉन, फुल फॉर्म आप ध्यान रखें PTFE, जिसका पूरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। तो और ये संरचना जो दे रखी है ये एकलक है, पॉली हटा दीजिए, बाकी नाम टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन ये इसका एकलक है और इसी का पॉलीमर है तो उसका आगे P लगा देते हैं तो PTFE बन जाता है। एक और प्लास्टिक आपको दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे PHBV, नाम ध्यान रखना PHBV, बायोडिग्रेडेबल। पहला तो है, एक पहले आया था नाइलॉन 26 बायोडिग्रेडेबल था और अब ये दूसरा एग्जांपल है PHBV, ये भी बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का है। और यहाँ पर इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, P से बनेगा पॉली, H से हाइड्रोक्सी और C से फिर बनता है ब्यूटाइरेट और उसके बाद में है कोहाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो V यहाँ से लिया गया है, B यहाँ से, H यहाँ से, P यहाँ से, तो PHBV के रूप में लिखता है। नाम अच्छी तरह से ध्यान रखना, P यहाँ पर पॉली के लिए ही है, H यहाँ पर हाइड्रोक्सी के लिए है और फिर है ब्यूटाइरेट कोहाइड्रोक्सी और आगे V से बनता है वेलेरेट। तो उसके आधार पर इसका पूरा नाम हो जाएगा PHBV और ये ऑपरेशन के धागे बनाने के लिए, ऑपरेशन करने के बाद हम जब अंगों को वापस सीलते हैं तो जो चमड़ी के ऊपर धागे हैं इनको तो हम खोल के निकाल सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक अंगों के को सीलने के लिए जिन धागों का उपयोग किया जाता है, चूंकि उनको हम नहीं निकाल सकते, इसलिए उन धागों को, ऐसे धागों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जो कि अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या स्वतः गल जाते हैं। तो वहाँ पर हम गलने वाले धागे जिसको PHBV कहते हैं उपयोग करते हैं और आंतरिक धागों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है और ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और ये संरचना जो दे रखी है PHBV की, उसमें दो एकलक हैं, इधर दिया गया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इधर दिया गया है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड में 5 कार्बन है इसलिए इसको वेलर भी कहा जाता है और ये ब्यूटाइरेट है, ब्यूटेनोइक एसिड का नाम B से आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है, ब्यूटाइरिक या ब्यूटेनोइक एसिड, IUPAC नाम दे रखा है और इधर जो PHBV का है ये कॉमन नाम के रूप में प्रदर्शित या सामान्य नाम के रूप में दर्शाया गया है। उधर भी आप IUPAC नाम दे रखा है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण के द्वारा PHBV निर्मित होता है। एक नोट दिया गया है, यह अच्छी तरह से ध्यान रखें, सभी संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक हमेशा ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के होते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी संश्लेषित रेशा है या प्लास्टिक है तो वे सभी सामान्यतः नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें केवल 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। पहला है नाइलॉन 26 और दूसरा है PHBV के नाम से प्रदर्शित किया गया। तो ये 2 नाम आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, प्रक्रिया आपको आगे की ध्यान रह जाएगी, तुलना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है PTFE
का स्ट्रक्चर या संरचना। तो यहाँ पर आपको मोनोमर या एकलक दिया गया PTFE, जिसमें कार्बन कार्बन और 4 फ्लोरीन दिए गए हैं, और ये उसका रेखीय बहुलक दिया गया जिसको PTFE कहा जाता है, और इसी को हम टेफ्लॉन कहते हैं। क्या नाम दिया गया जाए? टेफ्लॉन भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा टेफ्लॉन के उपयोग यहाँ पर चित्र के रूप में बताए गए हैं। ये शेड्स बनाने के लिए, गाड़ी पर रखने के लिए जो शेड बनाए गए हैं, ये बनाने के लिए PTFE का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो बर्तन दिए गए हैं जिसके अंदर जो काले रंग की पॉलिश अंदर की गई है बर्तन के अंदर की सतह पर, ये वास्तव में PTFE कोटिंग कहलाती है, टेफ्लॉन कोटिंग कहलाती है। और इस टेफ्लॉन कोटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी डाल रखा है, लेकिन इस पानी की बूंदें उस बर्तन को गीला नहीं कर पा रही है। इसलिए अगर इस पर कोई भी पदार्थ रख करके या रोटी भी रख करके आप इसको गर्म कर दें तो रोटी जल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर चिपकेगी नहीं। इसलिए इसको हम नॉन स्टिक कुकवेयर कहते हैं, या न चिपकने वाले बर्तन कहा जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ PTFE का उपयोग अगर हम घरों में करते हैं तो PTFE हाई टेम्परेचर पर आपके खाने के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। वापस ध्यान रखना, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। और अगर ज़्यादा गर्म करने पर वायुमंडल में ये टेट्राफ्लोराइड अगर निष्कासित होता है तो यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और ग्लोबल वार्मिंग भी उत्पन्न करता है। इसलिए नेक्स्ट जब हम आगे प्रक्रिया की बात करें तो धीरे धीरे इन पदार्थों का उपयोग कम होता जा रहा है, क्योंकि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी इनसे उत्पन्न होती है। इसके अलावा आजकल हम वापस पुराने मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी करते जा रहे हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है, तो पहला हमने लिया था तापीय प्रभाव के आधार पर, पहला प्लास्टिक था थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनम्य प्लास्टिक, और सेकंड प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, ये है ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका हिंदी नाम है ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये प्लास्टिक ऐसा है जिसको एक बार यदि गर्म करके जिस सांचे में डाल दिया है उस सांचे में ये बना रहता है। अगर तोड़ भी दिया जाए तो वापस इसको किसी अन्य सांचे में नहीं डाला जा सकता। तो एक बार जिस सांचे में डल गया उसी में बना रहता है, अन्य सांचे में नहीं डाला जा सकता है। उसी को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। तो सिंपल सा है, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार गर्म कर सीधे या जिन सांचों में डाला गया है वे उन्हीं सांचों में बने रहते हैं, दोबारा उसको किसी अन्य सांचे में डाला नहीं जा सकता है, उन्हीं को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जिनका कि रिसाइकल नहीं होता है। अर्थात उसको दोबारा हम वापस रद्दी के भाव बेच के वापस अन्य सांचे में नहीं डाल सकते, और चूंकि ये रद्दी के भाव नहीं बेचा जा सकता, अर्थात इसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये रिसाइकल नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जैसे इसके एग्जाम्पल, आप दो एग्जाम्पल ध्यान रखें, एक है मेलामीन और दूसरा है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट नाम आप ध्यान रखें, ब्लैक कलर का नॉन ब्रेकेबल जो प्लास्टिक आता है, जो कि टूटने के बाद वापस जोड़ा नहीं जा सकता है, वो सभी बेकेलाइट है। जैसे पुराने टेलीफोन हैं, जैसे टेलीफोन एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अलावा काले रंग के जितने भी मोबाइल की बॉडीज़ हैं, टेलीविज़न की बॉडी हैं, या फिर कैमरे वगैरह की बॉडीज़ हैं, ये सभी वास्तव में काले रंग के जो स्विचेज वगैरह आ रहे पुरानी बिल्डिंगों में लगे हुए हैं, आपके खटके जो लगे हुए हैं, ये सभी स्विचेज भी वास्तव में बेकेलाइट से निर्मित किए जाते हैं। और ये ऊष्मा का नहीं, आपके इसका विद्युत का पूर्ण कुचालक होता है या अचालक होता है, इसलिए इसको हम जहाँ पर बिजली के उपकरण हैं वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं। नाम दो ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट ब्लैक कलर का होता है, जबकि मेलामाइन है ये कलर्ड प्लास्टिक है या कलर्ड बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक, जिसमें आपने यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेंगल्स वगैरह बने हुए हैं, या आपके रिस्ट के ऊपर लगाने वाले जो पार्ट्स हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या चूड़ियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बेकेलाइट की बात करें तो ये एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, तिर्यक बंधित अत्यधिक कठोर विद्युत कुचालक प्रकृति का होता है। इसके एकलक का नाम आप ध्यान रखें, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसके दो एकलक हैं और इनसे ही इनका निर्माण होता है। और इसमें जो अभिक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को
हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करके मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं लेडर-मानासे अभिक्रिया। और लेडर-मानासे अभिक्रिया के अंदर जो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर हाइड्रोक्सी मैथिल समूह युक्त जो फिनॉल प्राप्त होता है, उस फिनॉल का क्षारीय माध्यम में बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण किया जाए तो बेकेलाइट बनता है, और दूसरा रेखीय बहुलक निर्मित होता है जिसको नोवालैक कहते हैं। तो तिर्यक बंधित बहुलक है बेकेलाइट कहलाता है, रेखीय बहुलक है तो नोवालैक कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही ब्लैक कलर के होंगे, जबकि मेलामिन है तो कलर्ड होता है, वाइट कलर में भी आता है। स्विचेज वगैरह आजकल जो बनते हैं वो मेलामिन से निर्मित किए जाते हैं, या बैंगल्स जो कलर्ड हैं वो इसी से मेलामिन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेकेलाइट व नोवालैक दोनों ही फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये ध्यान रखना। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड दोनों से निर्मित रेजिन है, जिसमें नोवालैक प्लास्टिक पेंट बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए पहले भी आया था पीईटी के रूप में, या इसके अंदर हमने एक्राइलिन के रूप में प्रदर्शित किया था, जबकि नोवालैक भी प्लास्टिक पेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग क्या है? बेकेलाइट का उपयोग विद्युत व ऊष्मारोधी उपकरण बनाने में किया जाता है, और ये ऊष्मारोधी और विद्युत रोधी दोनों प्रकृति का है। विद्युत स्विच बनाने में, कंघे बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, तो आप चित्र देख सकते हैं जो बर्तन हैं या कुकर वगैरह हैं उनके हत्थे बनाने के लिए ये सभी बेकेलाइट हैं। और जो राइट साइड के अंदर एग्जांपल दिया गया है ये मेलामिन के निर्मित किए गए बटन हैं, या बैंगल्स वगैरह या चूड़ियाँ बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो आप नाम ध्यान रखेंगे, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, पहला है बेकेलाइट और दूसरा एग्जाम्पल है मेलामाइन या मेलामीन कहते हैं। और इन दो के अलावा बाकी सभी प्लास्टिक जितने भी हैं सभी ताप सुनम्य प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। तो आप दो नाम रट लें, बाकी अगर कोई प्लास्टिक दिया जाए तो वह ताप सुनम्य प्रकृति का होगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मेलामीन की। मेलामीन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक या बहुलक है। इसके एकलक के अंदर आता है एक तो यूरिया और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड था, जबकि मेलामीन के अंदर हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। तो बेकेलाइट को कहा जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जबकि मेलामीन को हम नाम देते हैं दूसरा जिसके अंदर यूरिया काम आता है, इसलिए इसको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है। ये भी विद्युत और उष्मा का कुछ अलग है, लेकिन इसको हम कलर्ड भी बना सकते हैं, जबकि बेकेलाइट ब्लैक कलर का होता है। मेलामीन है ये कलर्ड हो सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक के रूप में हम बर्तनों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। उपयोग में विद्युत कुचालक पदार्थ अर्थात स्विच बोर्ड बनाने के लिए, रसोई के बर्तन या डिनर सेट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। टाइल या फर्श या दीवार के ऊपर लगाने वाली जो टाइलें हैं उनको बनाने के लिए भी हम मेलामीन का उपयोग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, टाइल बनाने के लिए, रसोई के बर्तन और विद्युत रोधी पदार्थ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी संरचना है, जिसमें अगर मैं संरचना का घेरा करूं तो यहाँ से यहाँ तक की संरचना को हम एक लक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये है जिसमें कार्बन है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है, वापस कार्बन है, फिर तीसरा नाइट्रोजन है। इस तरह की संरचना। एकांतर द्विबंध आप बना दीजिए, छोड़ करके एकांतर द्विबंध बनाइए। किसी एक जगह पर नाइट्रोजन और उसके साथ में CH2 और O लगा दीजिए, और दूसरी तरफ भी आप इसी तरह की संरचना बना दीजिए। तो ये वाला एकलक है, इस एकलक को हम मेलामीन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि यूरिया से, ध्यान रखना, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से निर्मित है। पहला था फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से निर्मित बहुलक है तो उसका नाम है मेलामीन कहा जाता है, और ये मेलामीन यौगिक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्लास्टिक है PMMA। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल इसकी आपको ध्यान में नहीं रखनी। पूरा नाम आप ध्यान रखना है कि PMMA पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट PMA कहलाता है, और ये प्लेक्सी ग्लास है जिसका उपयोग कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस अर्थात आंखों के अंदर, जैसे एक तो चश्मा बाहर की ओर लगा हुआ है, इसकी बजाय कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, सीधे आंख के अंदर सेट हो जाते हैं, चश्मा अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो PMMA से
कॉन्टैक्ट लेंस बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग, इसमें आपने देखा होगा ये जबड़े, कृत्रिम जबड़े बनाने के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। प्लास्टिक के उपयोगों के अंदर बर्तन, चप्पल, फर्नीचर, सजावटी सामान, कार, वायुयान या अंतरिक्ष यान के कवर या ऊपर की प्लास्टिक या खोल बनाने के लिए, चिकित्सा उपकरणों के अंदर सिरिंज, कैप्सूल, घाव को सिलाई करने के धागे, दस्ताने, ग्लव्स, चिकित्सीय पात्र व उपकरण तथा माइक्रोवेव जो है उसके अंदर जो बर्तन प्रयुक्त किए जाते हैं उनको बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक के एग्जाम्पल प्रदर्शित किए गए। PMMA की संरचना यहाँ पर दे रखी है। पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, शॉर्ट फॉर्म PMMA, प्लेक्सी ग्लास के रूप में कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये इसका बहुलक है, अच्छी तरह से ध्यान रखें। पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट ये संघनन ये योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट के अंदर ये प्लस पॉलीमर के यूजेज के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें शीटें बनाने के लिए PMMA का उपयोग होता है। ये गाड़ियों की शीशे या जो आगे की लाइट्स हैं उनके ऊपर का जो कवर है उसको बनाने के लिए हम PMMA का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मेडिकल के अंदर हम कहाँ प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें PMMA, HEMA, सिलिकॉन, ये इंट्राऑक्यूलर लेंसेज अर्थात आँखों के अंदर लगाने वाले लेंस बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये हाइड्रोक्सी इथाइलिन मिथाइल एक्राइलेट के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा PTFE और PET इनको हम वेस्कुलर ग्राफ्ट्स बनाने में काम में लेते हैं। PTFE, PET और पॉलीप्रोपिलीन, PP का फुल फॉर्म है पॉलीप्रोपिलीन, इसका उपयोग है हर्निया पैचेस बनाने के लिए। हर्निया अर्थात आपके जो पेट के ऊपर जो पेट के अंदर के आंतरिक अंग हैं उनको बांधे रखने के लिए जो आंतरिक संरचना है उस आंतरिक संरचना को हम हर्निया कहते हैं। और उसके पेच को बना, अगर वो फट जाता है तो उसको बांधे रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। PP का फुल फॉर्म ध्यान रखना पॉलीप्रोपाइलीन कहलाता है PP। इसके अलावा पॉलीएथिलीन, सिलिकॉन, PTFE और लेटेक्स इसका उपयोग बैलून और कैथेटर्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हिप और नी रिप्लेसमेंट बनाने के लिए पॉलीइथाइलिन का उपयोग किया जाता है। पॉलीइथाइलिन में यहाँ पर हम हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का उपयोग करते हैं। हिप का अर्थात आपके जोड़ जॉइंट्स जहाँ हैं, जॉइंट्स बनाने के लिए, मजबूत जॉइंट बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, जिसकी संरचना आप देख सकते हैं। इसके अलावा है सिलिकॉन, PTFE और पॉलीइथाइलिन, PE का फुल फॉर्म पॉलीइथाइलिन है, जो कि फेस इम्प्लांट करने के लिए अर्थात आपके जबड़े वगैरह हैं इनकी जगह इनका उपयोग किया जाता है। शीट है, ये एक भी एग्जांपल इसमें दिए गए। इसके अलावा हम बात करते हैं, इस आज की क्लास का हम लास्ट पार्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, प्लास्टिक एवं पर्यावरण। ये नया टॉपिक रीड के अंदर जुड़ा है और इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया हैं वो सूक्ष्म के अंदर यहाँ पर दे रखी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक एवं पर्यावरण। प्लास्टिक एवं पर्यावरण में प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं, ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें नंबर 1 पे दिया गया है अनअभिक्रियाशील होता है। जो प्लास्टिक हैं जो रासायनिक रूप से अक्रिय प्रकृति के या अति अल्प क्रियाशील प्रकृति के होते हैं, अतः इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, विघटन आसानी से नहीं होता है। सेकंड अगर बात करते हैं, ये हल्के होते हैं, प्रबल और चिरस्थायी अर्थात टिकाऊ होते हैं, ये प्रक्रिया पहले भी आई हुई है। तीसरा है ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनको बनाने के लिए हम इन्हीं प्लास्टिक्स का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक के उपयोग क्या क्या हैं, उनमें पहला है स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के अंदर दवा को पैक करने वाले खोल बनाने के लिए, हम पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा घावों को सीने के धागे बनाने के लिए, ये भी हम बात कर चुके हैं। PHBV इनका उपयोग धागे बनाने में किया जाता है। सिरिंज प्लास्टिक का उपयोग पॉलीथाइलिन में का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उपकरण बनाने के लिए, दस्ताने बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो बर्तन प्रयुक्त किए जाते हैं उनको बनाने के लिए भी प्लास्टिक उपयोग में आता है। इसके अलावा टेफ्लॉन न चिपकने वाले बर्तन बनाने के लिए, जिनको हम कहते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर कहा जाता है, इसको बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर तवे वगैरह बर्तन वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा अग्निसह प्लास्टिक, जो कि अग्नि को अंदर आने नहीं देते हैं या अग्नि की उष्मा को रोधी प्रकृति के होते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं, जिसमें मेलामाइन है
और इससे निर्मित कपड़े और क्रॉकरी, टाइलें आदि बनाई जाती है। तो मेलामाइन वास्तव में अग्निसह प्लास्टिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक व पर्यावरण की अगर बात करें तो प्लास्टिक और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आने की कंप्लीट संभावना होती है। तो उसमें है प्लास्टिक। पहली चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा प्लास्टिक कहा जाए, सामान्य रूप में कहा जाए, 2 एग्जाम्पल जो लिए थे जो बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरणीय थे, उन 2 एग्जाम्पल्स को छोड़ करके बाकी अगर केवल पूछा जाए प्लास्टिक तो हमेशा ही ध्यान में रखना ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति का या नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर का होता है। अतः यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हजारों सालों तक पर्यावरण में पड़ा रहेगा, लेकिन विघटित नहीं होने के कारण ये पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। दूसरा, जलाने पर विषैला धुआं उत्पन्न करता है, इसलिए प्लास्टिक को आप इकट्ठा करें या रिसाइकल कर दें, लेकिन कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक प्रकृति का होता है। इसके अलावा प्लास्टिक प्रयोग करते समय 5R सिद्धांत को प्रयोग में लेना चाहिए, ताकि प्लास्टिक का पर्यावरण पर जो विपरीत प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके। और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं 5R सिद्धांत की, जिसमें पर्यावरण हित के लिए प्लास्टिक का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। उसमें 5R में से पहले R का मतलब है रिफ्यूज़ करिए, कोशिश करिए प्लास्टिक जहाँ कम से कम प्रयोग में लिया जाए। तो वैसे जहाँ प्लास्टिक के अलावा उसका कोई अल्टरनेट मिल रहा है तो प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर दीजिए, मत लीजिए, उसकी जगह उसका अल्टरनेट है उसको काम में ले लीजिए। इसके अलावा रिड्यूस कर दीजिए, अगर प्लास्टिक की ज़रूरत है तो उसको कम से कम उपयोग में लीजिए, अगर कहीं दूसरा उसकी जगह अल्टरनेट नहीं है तो यूज़ तो करिए, लेकिन जितना कम हो सके उपयोग में लीजिए। इसके अलावा यदि उपयोग में कर दिया है तो उसको रीयूज़ कर दीजिए। एक बार आपने कोई चीज़ उपयोग में ले ली है तो उपयोग में लेने के बाद में उसको किसी अन्य रूप के अंदर भी काम में ले लीजिए, लंबे समय तक उसको काम में लेते रहिए ताकि ये पर्यावरण को प्रदूषित कम कर सके। इसके अलावा रिसाइकल करिए, अगर टूट भाग हो गया है, जो वस्तु हम प्लास्टिक की काम में ले रहे थे खराब हो गई है, तो आप उसको रिसाइकल कर दीजिए, अर्थात रद्दी के भाव दे दीजिए, फैक्ट्री में जाएगी, वापस नए सिरे से किसी अन्य प्रक्रिया के अंदर या अन्य संरचना में परिवर्तित होकर वापस आपके पास आ जाएगी, अर्थात रिसाइकल हो जाएगी। इसके अलावा पुनः प्राप्त करिए, रिकवर कर दीजिए, अगर कहीं पर भी प्लास्टिक है तो उसको आप इकट्ठा करके वापस रिसाइकल करने की प्रक्रिया के अंदर उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक जानवरों के खाने में आने के बाद उनकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है प्लास्टिक की पॉलीथीन की जो बैग हैं। ये पॉलीथीन बैग में हम खाना डाल देते हैं बाहर और जानवर उस खाने के लिए उस प्लास्टिक सहित उस खाने को खा लेते हैं, लेकिन यह खाना उसके आमाशय में जाने के बाद में वापस जुगाली के रूप में बाहर नहीं आता और अंदर ही पड़ा रहता है और जंतु थोड़े समय के बाद में फिर मृत हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। अर्थात हम प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करें, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक में पैक करके बाहर न फेंकें। खाद्य पदार्थ या खाने लायक जो भी वस्तु है उसको अलग फेंक दें और प्लास्टिक है चाहे तो उसको अलग रिसाइकल करने की प्रक्रिया में डाल दें। अब कौन सा प्लास्टिक है जो रिसाइकल नहीं होता है वो प्रक्रिया भी मैं अभी आपको इसके साथ में बताता हूँ। इसके अलावा है प्लास्टिक मानव को जितनी सहूलियत प्रदान करता है उतनी ही बीमारियां फैलाने का काम भी करता है। इसके अलावा एग्जाम्पल के रूप में एक ही प्लास्टिक की बोतल को बार बार पीने के पानी में काम में लेने पर उसमें माइक्रो प्लास्टिक घुलते रहते हैं, जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक की बोतल्स या प्लास्टिक के बर्तनों के अंदर अगर आप गर्म खाना ले रहे हैं या पानी ले रहे हैं या खाद्य पदार्थों को उसमें ले रहे हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी इन प्लास्टिक के उपयोग के द्वारा होती है, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक आपके शरीर में अगर एक बार प्रवेश कर गया है, माइक्रो प्लास्टिक बहुत सूक्ष्म आकार का प्लास्टिक है, वो यदि आपके शरीर में पहुंच गया है तो उसको बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं है और जितने साल तक हम प्लास्टिक काम में लेते रहेंगे ये आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा और यही आगे चलकर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को उत्पन्न करता है। इसमें आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि कौन सा प्लास्टिक मार्केट के अंदर सरकार की तरफ से बैन है, तो उसमें आप इसकी मात्रा जरूर ध्यान रखेंगे। 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन से कम आकार का जो प्लास्टिक है
वो मार्केट के अंदर बैन है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। सामान्य तो जो बिल्कुल पतली थैलियाँ जिनका उपयोग हम सब्जी और मार्केट से सामान लाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, सामान्यतः यह सरकार की तरफ से पूर्णतः बैन है। इसलिए जब भी आप मार्केट में जाएं और जहाँ तक संभव हो न्यूनतम प्लास्टिक काम में लें या रिफ्यूज़ कर लें, ऐसी प्लास्टिक काम में न लें जिसका आकार 50 माइक्रोन से छोटा है। अर्थात कैरी बैग जितने भी हैं वो सारे 50 माइक्रोन से छोटे होते हैं। आजकल मार्केट में 50 माइक्रोन से बड़े साइज़ की बैग भी उपलब्ध हैं, लेकिन चूँकि इनकी रेट ज़्यादा होती है इसलिए दुकानदार उनका उपयोग कम करते हैं और इसलिए आपको इसके आकार को ध्यान में रखना है। तो कौन से प्लास्टिक मार्केट में बैन है? तो 50 माइक्रोन से पतले आकार का कोई भी प्लास्टिक है तो मार्केट में पूर्णतः बैन है, क्योंकि ये पुनः रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है ऐसे प्लास्टिक कंटेनर जिसका कि एक बार हमने उपयोग किया, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स आती हैं या पानी पीने की जो प्लास्टिक की बोतल्स आती हैं, उनको आप एक बार काम में लेते हैं, अंदर का मटेरियल जो भी आपने कंज्यूम कर लिया उसके बाद उस बोतल को फेंक देते हैं। तो पूरे प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्लास्टिक का जो कचरा है वो कचरा मुख्यतः इस सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से ही प्रकृति के अंदर फैल रहा है और पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है। तो कौन सा प्लास्टिक सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषित करता है? तो उसका आंसर होगा हमेशा सिंगल यूज प्लास्टिक ही सर्वाधिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसको कि एक बार उपयोग में लेकर के हम फेंक देते हैं। वैसे तो प्लास्टिक खतरनाक होता ही है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कैरी बैग है या कप है, प्लास्टिक या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, स्ट्रॉ जो कि हम जैसे जूस के अंदर एक प्लास्टिक का एक पाइप डाल करके चूस करके हम जूस लेते हैं, वो स्ट्रॉ। इसके अलावा फूड पैकेजिंग करने के लिए जो मटेरियल काम में लिए जाते हैं ये एक बार उपयोग में आते हैं और उसके बाद हम इसको बाहर फेंक देते हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के अंदर सर्वाधिक घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक या एकल उपयोग में लिया जाने वाला प्लास्टिक ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रकार। तो प्लास्टिक पर्यावरण के अंदर जो अपशिष्ट उत्पन्न करता है वो कौन से प्रकार के हैं, तो ये आपको सिंपल रूप में ध्यान रखें। तो पहला यहाँ पर दिया गया माइक्रो प्लास्टिक, किसको कहते हैं? 5 मिलीमीटर 5 mm से कम आकार के छोटे प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को हम वास्तव में माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, बैग्स हैं, पानी की बोतल के अंदर है या फिर सोडा वाटर की बोतलें हैं, पुआल हैं या प्लास्टिक की प्लेटें हैं, कप हैं। अधिकांश खाद्य पैकेजिंग और कॉफ़ी स्टिरर आदि जो हम काम में लेते हैं ये सभी माइक्रो प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं और इसीलिए इनका उपयोग न्यूनतम या लगभग न किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। दूसरी बात करें, माइक्रो प्लास्टिक में माइक्रो बीड्स भी शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये जरूर ध्यान रखना। माइक्रो बीड्स स्क्रबर्स बोले जाते हैं। माइक्रो बीड्स या स्क्रबर्स जैसे फेस वॉश के अंदर आपने देखे होंगे या ब्रश के अंदर आपने देखा होगा, चमकीले पदार्थ हैं, प्लास्टिक के हैं, जिससे भी कहा जाता है कि ये चमकीले पदार्थ आपके दांतों को साफ करते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक माइक्रो बीड्स हैं, बहुत घातक और नुकसान उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं माइक्रो बीड्स, वो माइक्रो बीड्स आपके पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा इनमें औद्योगिक स्क्रबर्स भी शामिल हैं, उद्योगों में प्रयुक्त किए जाने वाले, जो कि आक्रामक ब्लास्ट सफाई के लिए उपयोग में किए जाते हैं। अर्थात कहीं पर भी अगर किसी प्लेट पर जंग लगा हुआ है या वस्तु पर जंग लगा हुआ, उसको हटाने के लिए हम माइक्रो बीड्स को लेकर के उच्च दाब से उसके ऊपर गिराते हैं ताकि उसके ऊपर लगा हुआ जंग या जो एक्स्ट्रा पदार्थ हैं उसको साफ किया जा सके, या जो पेंट लगाया हुआ उसको उतारा जा सके। तो उतारने के लिए भी हम माइक्रो बीड्स या स्क्रबर्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो फाइबर का उपयोग भी बस्तर बनाने के लिए या कपड़े बनाने में किया जाता है, माइक्रो फाइबर। और ये फाइबर भी आपने देखा होगा, कपड़े धोते समय साबुन से घिसने के बाद या वॉशिंग मशीन के अंदर जो सूक्ष्म धागे हैं, ये जो धागे निकलते हैं, ये धागे आपके पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं और ये धागे पानी के अंदर मिल करके पुनः पीने वाले पानी के अंदर तक पहुंच जाते हैं और ये माइक्रो प्लास्टिक कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न करते हैं।
इसके अलावा नवीन रेजिन प्लेलेट्स का प्रयोग प्लास्टिक विनिर्माण की प्रक्रिया में भी किया जाता है, ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो अब ये नवीन रेजिन पैलेट्स क्या है? जो प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है उस रिसाइकल प्लास्टिक को बारीक चूर्णित कर दिया जाता है और जो चूर्ण बनता है उसी चूर्ण को हम माइक्रो रेजिन पैलेट्स कहते हैं और ये ताजे प्लास्टिक के अंदर मिला करके वापस नए प्लास्टिक को बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। इसी के साथ हम अंत में बात करते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभाव क्या है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट वास्तव में आर्थिक नुकसान उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्लास्टिक कचरे की अंतर्राष्ट्रीय डंपिंग से द्वीप की सुंदरता प्रभावित हुई है। इसी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक में ऐसे जहरीले पदार्थ निकलते हैं कि वह धीरे धीरे मानव स्वास्थ्य को खराब भी करता है। तो प्लास्टिक में रखे गए जल को लेने से या उसमें जो भी पैकेजिंग सामग्री है उसको लंबे समय बाद प्रयुक्त करने पर ये आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के अंदर ये प्लास्टिक जल प्रदूषण फैलाता है, मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है, वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, मानव जीवन पर ये घातक प्रभाव उत्पन्न करता है, समुद्री जीवों पर भी घातक प्रभाव उत्पन्न करता है और जीव जंतुओं पर भी ये दुष्प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं प्लास्टिक की वजह से उत्पन्न होती हैं, जिनके इंडिविजुअल कारक हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक की वजह से लगभग सभी प्रक्रियाएं यहाँ पर प्रभावित होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लास्टिक से निकलने वाले रसायनों में पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर, एंटी एंड्रोजन, बिस्फिनॉल ए जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक हार्मोन एस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की नकल है, और थैलेट जो कि एंटी एंड्रोजन के रूप में जाना जाता है, जैसे यौगिक हैं जो मानव स्वास्थ्य संबंधी अवांछित परिवर्तन एवं आनुवांशिक विकारों को बढ़ावा देते हैं। तो ये ध्यान रखना, अवांछित परिवर्तन और आनुवांशिक विकारों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो ये पदार्थ दिए गए हैं जो कि आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोन का डुप्लीकेट है। ऐसी स्थिति में यदि ये आपके शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर में ये हार्मोन की तरह आपके शरीर की प्रक्रियाओं को, यहाँ तक कि आनुवंशिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। ये इसमें आप नाम जरूर ध्यान रखना, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल है, थैलेट्स हैं या बिस्फिनॉल ए हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट घातक प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। ये रसायन अंतःस्रावी तंत्र और थायराइड हार्मोन की कार्य पद्धति में रुकावट पैदा करते हैं और प्रजननशील आयु वर्ग की महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अंतःस्रावी तंत्र को और थायराइड हार्मोन की क्रियाशीलता को ये प्रभावित करते हैं और शरीर में घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में इन प्लास्टिक्स का जितना कम उपयोग किया जाए मानव को सुरक्षित रखा जा सकता है और लंबी जीवन आयु प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक का या पॉलीमर्स का जितना उपयोग कम किया जाए वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और अंत में आप ये पॉइंट्स ध्यान रखें जिसका मीनिंग आपको मैं बता चुका हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लें। और ये सभी पॉइंट्स आपके आर को प्रदर्शित करते हैं और एग्ज़ाम में इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसके अंदर आपको रेशे, प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है, प्रभाव क्या उत्पन्न करता है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलाता है, कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, इन सभी को सम्मिलित करके ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्रदर्शित किया गया है। इसकी PDF भी मैं आपके इस टॉपिक के साथ ही दे दूंगा, अतः अगर आप जल्दी से करना चाहें तो इसकी PDF से भी जल्दी पढ़ सकते हैं। प्रक्रियाएं मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच।